अच्छा जी, यूनिट 3 के अगले हेड हाउस होल्ड्स पे आ जाते हैं। हाउस होल्ड्स हमारे कौन से इकोनॉमिक एजेंट है? कंज्यूमर्स होता है, फाइनल कंज्यूमर्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स बोलो, इंडिविजुअल्स बोलो या फाइनल कंज्यूमर्स बोलो। फाइनल कंज्यूमर से मुराद ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। देखो प्रोडक्ट्स हमने देखी हैं कि कंजम्पशन के एंड से देखा जाए ना तो दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स ये हो सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके दे रहा है लेकिन वो फिर दूसरे बिजनेस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो बिजनेस जो है उस गुड्स को इस्तेमाल करके कोई तीसरा गुड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? जैसे कि अगर एक बिजनेस है जो टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और टूल्स एंड इक्विपमेंट वो बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है, और जो दूसरा बिजनेस है वो टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीद के उन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बदले उन टूल्स एंड इक्विपमेंट के बदले वो सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि कोई मैकेनिक शॉप वो टूल्स को ले ले और उससे सर्विसेज दे, कार रिपेयर सर्विसेज फराहम करे कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो फाइनल जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसको जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। सही है, उनको हाउस होल्ड्स भी कहते हैं, उनको इंडिविजुअल्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर रहते हुए स्पेंडिंग, सेविंग्स एंड बोरोइंग। ठीक है, एक कोई भी हाउस होल्ड है वो उसकी कोई इनकम होती है, उस इनकम में से वो स्पेंड आउट करता है, जितना हिस्सा स्पेंड आउट कर दिया उसके अलावा जो हिस्सा बचा वो क्या करेगा? वो क्या हुआ? सेविंग्स। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कंज्यूमर की जो भी हाउस होल्ड है उसकी इनकम जो है वो $20,000 है एनुअल, किसी की बहुत ही कम कहलाई $20,000। इसमें से अगर वो स्पेंड कर रहा है $21,000 तो सेव कितने कर रहा है? ये तो डेट में जा रहा है। यस, -$1,000 सेव हो पा रहा है, सेव हो ही नहीं पा रहा कुछ, बल्कि माइनस में चला गया ये तो इसका मतलब इसको कैंसिल ऑफ किससे करेगा? बोरोइंग से। या $1,000 कहीं से बोरो करेगा, तब जाके वो जो ना इस 21,000 को फाइनेंस कर पाएगा ना। तो क्योंकि 20,000 की तो इसकी इनकम थी, 21,000 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ी पेचीदा मिसाल है, लेकिन अगर कोई सिंपल मिसाल लूँ, अगर उसका एनुअल खर्चा $18,000 होता तो इसका मतलब वो क्या करेगा? $18,000 20,000 में से खर्च हो गया तो बाकी क्या बचा? $2,000 वो सेव हो गया। ठीक है ना। वो $2,000 भी जो बच गया नहीं वो भी नहीं बचा उसके पास, क्योंकि उसने वो भी डोनेट कर दिया। भाई डोनेट कर दिया वो भी तो स्पेंडिंग में काउंट हुआ। टोटल सारी स्पेंडिंग मिला लो तो ये बना, जब सारी स्पेंडिंग साइड में कर दी तो भी जो बचा वो उसके पास जो बचा वो सेविंग्स है। ठीक है, और ये क्या है उसकी? 20,000 क्या है उसकी? इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, कि जिसको खर्च कर सकता है। वो होता है टैक्स वैक्स कटने के बाद वाली इनकम, इसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। उसमें से सेविंग्स अगर 2,000 तो 18,000 क्या है? स्पेंडिंग। ठीक है, डज ही नीड टू बोरो राइट नाउ? नो। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए आगे बढ़ रहे तो इजीली समझ जाओगे। गुड्स की कंज्यूमर जो है ना ड्यूरेबल गुड्स में स्पेंड करता है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में भी स्पेंड कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है कि जो चलते हैं लंबा, जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, गाड़ी है, घर है, ये सब क्या है? ये ड्यूरेबल है। ये ऐसा नहीं कि अभी कंज्यूम कर दिया तो खत्म हो गया, वो चलते रहेंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो जो कि खत्म हो जाते हैं कंज्यूम करने से। स्टेशनरी है, नॉन ड्यूरेबल है, खत्म हो जाएगी। स्टेशनरी की जगह इक्विपमेंट है, स्टेपलर, वो ड्यूरेबल गुड है, वो चलेगा। स्टेपलर की पिने हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड है। ठीक है, प्रिंटर की खुद प्रिंटर या प्रिंटर का टोनर जो है वो दोनों ड्यूरेबल है, लेकिन टोनर के अंदर की जो इंक है वो जो भी उसकी कार्ट्रिज की इंक होती है वो क्या है? वो नॉन ड्यूरेबल है, क्योंकि कंज्यूम हो जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वेयर एंड टेयर की वजह से खत्म हो जाए एक अलग बात है। जाहिर है अब नॉन ड्यूरेबल गुड की भी कोई तो ड्यूरेशन होती है ना, हर चीज़ फानी है जब। तो एक डेस्क है वो भी अपनी वेयर एंड टेयर अपनी लाइफ यूज़ करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है डेस्क एक दफ़ा यूज़ किया और ख़त्म हो गई। खाने पीने के आइटम कहाँ रखोगे? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल? नॉन ड्यूरेबल, जस्ट ईट देम। ओके, अच्छा जी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ रखोगे? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल? इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है नॉन ड्यूरेबल में रखेंगे।
सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल? ड्यूरेबल क्यों बेटा? यहाँ जानबूझ के मैंने सवाल किया ताकि तुम अपना जो है ना ज्योग्राफी जो लास्ट क्लास के अंदर था ना, रिन्यूएबल रिसोर्स से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उससे कंफ्यूज कर दो, उसको साइड पे करो, पिछले कॉन्सेप्ट ये वाले रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वाले को। सोलर पैनल खुद एक ड्यूरेबल रिसोर्स है, लेकिन उससे जो बिजली जनरेट हो गई वो नॉन ड्यूरेबल है, वो कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही है? अच्छा जी, या आपके जो है ना यहाँ से द फार्म की पैदावार हुई, आप समझ लो, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, एजुकेशन यहाँ पर दे रहा है ये रहा, ठीक है ना, फिर फूड एंड बेवरेजेस, एपरल्स, फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और मेडिकल केयर। सही है? टोबैको और अदर्स के अलावा सभी। तो ये क्या है, ये एक पूरे एक पूरे साल के अंदर या पूरे दिन के अंदर या पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी टाइम पीरियड उठा लो, उसमें एक इंसान जो कंज्यूम करता है यूजुअली उसकी कंजम्पशन को एक पाई चार्ट के अंदर डाल दिया कि इंसान की रिहाइश में उसकी इनकम का इतना हिस्सा चला जाता है 42.4%, इंसान की ट्रांसपोर्टेशन में उसकी इसका लगभग 17.4% चला जाता है हिस्सा इनकम का। ठीक है? अब एक ऐसा मुल्क जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है फ्री, तो वहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 17.4% की जगह हो सकता है 5% हो कि कभी बस थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा खुद प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लिया तो कर लिया, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करता है। ठीक है? तो ये परसेंटेजेस चेंज भी हो सकते हैं। आपकी टोटल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा कहाँ लगता है, ये ऑन एवरेज किसी एक आध कंट्री का एग्जाम्पल के तौर पे उठा लिया। ठीक है? अगर आप अपना भी सोचे तो पूरे साल के अंदर जो भी आपकी इनकम है, आपकी फैमिली इनकम है जो भी, उसमें से 32.9% हिस्सा जो है ना उसमें चला जाता है, लेट्स सपोज हाउसिंग में। ठीक है? यहाँ पर 42.4 लिखा हुआ, 32.9 लिखा हुआ, वट एवर, इसको आप ना 32.9 कंसिडर कर लो। ठीक है? हिस्सा आपका किस पे चला आता है? हाउसिंग के अंदर। अब आप सोचो कि नहीं घर तो हमारा अपना है, घर हमारा अपना है, तब तो नहीं जा रहा कुछ घर के ऊपर, बेटा तब भी जा रहा है। घर जो आपका अपना हो उसके अंदर आप कल को किराए पे दे सकते हो, किराया नहीं आ रहा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो एक तरह से एक अमाउंट सॉर्ट ऑफ स्पेंड, एक तो होता है ना किराया दे रहा है जो, वो कहेगा मेरा इतना स्पेंड हो रहा है, और एक है कि मैं किराए पे दे सकता था, मेरी इनकम आ सकती थी, वो इनकम कम हो गई। तो जो भी घर में रह रहा है तो घर को कंज्यूम कर रहा है वो। ठीक है? तो पूरे एनुअल बजट, एनुअल उसके इनकम ले ले या वीकली इनकम, उसमें से 32.9% तो उसके जो है ना रिहाइश के खर्चों में जा रहा है। इसके अलावा खाने पीने के ऊपर इतना जा रहा है 17%, एजुकेशन के अंदर 6.7, मेडिकल केयर के ऊपर पूरे साल की जो भी टोटल है उसमें से 5% ऑन एवरेज। ठीक है? इस तरह से करके बनाया पाया चार्ट पूरा। तो इसमें से परसेंटेज हिल सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसी को एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, बस उसकी सोर्स यहाँ लिखी हुई है कि कहाँ से उठा है। इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? कंज्यूमर स्पेंडिंग पे बात करें, फिर हम सेविंग्स पे बात करेंगे, फिर बोरिंग पे बात करेंगे। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग का ताल्लुक इनकम से, सेविंग्स का भी इनकम से। जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपकी, जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, उतना ज़्यादा आपके पास स्पेंड करने का चांस होगा या सेव करने का चांस होगा। क्लियर? जितनी कम इनकम होगी आपकी, उतना कम आपके पास स्पेंड करने का बजट होगा। और एक पॉइंट ऐसा हो सकता है इतनी कम इनकम हो गई कि उससे ज्यादा आपकी स्पेंडिंग है, कि कम से कम राशन पानी घर चलाने जितने पैसे तो चाहिए, लेकिन इनकम उससे भी कम है। तो फिर वो जो आपके पास जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होगा? बोरिंग के जरिए। सही? तो इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है चीजें, स्पेंडिंग, सेविंग्स और बोरिंग। सही? डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो जो टैक्स के बाद वाली इनकम होती है आपकी। और डिस्पोजेबल इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो आपके पास स्पेस निकलता है कि आप कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ा सको। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, डिस्पोजेबल इनकम इतनी हो जाती है कि आप कंज्यूमर एक्सपेंडिचर उतने मीट नहीं कर रहे, बस अब जितने हो रहे थे हो गए खर्चे मेरे, अब इतना टाइम भी नहीं होता खर्च करने का जितना पैसा आ रहा है। लेट्स सपोज ऐसे केस के अंदर सेविंग्स बढ़ती चली जाती है फिर आपकी। सही? तो यहां पर लिखा है डिस्पोजेबल इनकम बराबर है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। ठीक है? आपकी इनकम किसके बराबर है? आपने जो स्पेंड किया एक्सपेंडिचर प्लस जो सेव किया, इन दोनों को ऐड कर लो तो बराबर है डिस्पोजेबल इनकम के। अब अगर आपका एक्सपेंडिचर मिसाल के तौर पे $18,000 है
और आपकी सेविंग्स कितनी $2000 है, तो इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम कितनी $20,000। अगर आपका एक्सपेंडिचर $21,000 है और आपकी सेविंग्स जो है वो -$1,000 है, -$1,000 सेविंग का मतलब ये कि बोरो करना पड़ा है। सेव क्या, सेव की जगह उल्टा, एक होता है ना सेव, मेरे पास सेव्ड है, और बोरोइंग इज इक्वल टू, बोरोइंग जो है वो माइनस सेविंग्स के बराबर है, ठीक है ना, तो -$1,000, तो ये तो कितना $20,000 बना। क्लियर हो रही है, तो ऐसे भी हो सकता है ये। बहरहाल कंज्यूमर की स्पेंडिंग को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके पास वेल्थ, उसकी वेल्थ, ठीक है, उसकी इनकम तो मैंने बता दी। यहां पर इनकम जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्पेंड करेगा कंज्यूमर। उसके अलावा क्या क्या फैक्टर है, उसके अलावा उसकी वेल्थ है। वेल्थ और इनकम में क्या फर्क है, इनकम मतलब जो पैसा आ रहा है, कमाया जा रहा है, और वेल्थ वो जो उसकी जायदाद है, जो सारे उसके एसेट्स है, उसके सारे एसेट्स क्या, उसकी वेल्थ है। और उसकी इनकम इज समथिंग जो रनिंग में आ रही है, रनिंग फ्लो। तो जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा स्पेंड करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इनकम कम हो लेकिन उसके बाद वेल्थ बहुत हो, उसके पास पहले उसने बड़ा कमा के इन्वेस्ट किया हुआ था तो बहुत सारा पैसा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम कम आ रही हो तो चीजें अपने जो एसेट्स है वो सेल करके जो है ना वो सेल करके गुजारा कर ले अपना, गुजर बस, सही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वेल्थ जितनी ज्यादा होगी तो इनकम उस वक्त ना भी आ रही हो तो वेल्थ को बेच के भी वो अपनी स्पेंडिंग कर सकता है। और स्पेंडिंग किस पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे। ऐसा हो सकता है कि इनकम आ रही है फिर भी स्पेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसको लग रहा है यार इनकम आ तो रही है लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, टू स्पेंड। ये टाइम ऐसा है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट्स हाई है। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर हाई है तो वो सेव करने की तरफ ज्यादा झुका होगा स्पेंड करने की बजाय। क्लियर है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, मार्केट में चीजों के प्राइसेस ऊपर है, तो क्या करेगा, वो सेव करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का लेकिन ताल्लुक फ्यूचर से होता है। अभी इंटरेस्ट रेट हाई है उसकी बात नहीं, वो अलग पॉइंट है, सॉरी, वो भी समझा दिया मैंने बहरहाल। अब यूं कहो कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मार्केट खराब होने वाली है, आने वाले वक्त में कोई फॉर एग्जांपल इकोनॉमी डाउन टर्न में जा रही है, उसको लगता है कि यार मेरी जॉब लॉस हो सकता है अभी कुछ टाइम में, ठीक है ना, क्योंकि मेरी कंपनी बंद होने वाली है। तो अभी वो जो कमा रहा है वो क्या करेगा, वो अब स्पेंड नहीं करेगा, सेव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको फ्यूचर में कॉन्फिडेंस नहीं अपनी इनकम फ्लो इसी तरह से रहे, सही। या उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, वो कहीं दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, उसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, अगला वीज़ा मिलने के कोई चांस आसार नज़र नहीं आ रहे, तो वो जो भी कमा रहा है वो शायद सेव अप करे कि यार अब आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री, और जब तक कोई और सेटिंग कमाने की नहीं समझ में आती तब तक मैं ज़ाहिर अपनी जमा पूंजी से ही खर्च करूँगा। तो अभी फिलहाल वो खर्च नहीं करेगा क्योंकि फ्यूचर उसको थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ फ्यूचर उसको ब्राइट नज़र आ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट है, तो वो अभी भी खर्च करेगा, ठीक है। और फिर फ्यूचर इन्फ्लेशन, अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे इन चीज़ों के, तो अभी से खरीद लेगा, अभी से कंजम्पशन कर लेगा, अभी से स्पेंडिंग कर लेगा। उसको लगता है फ्यूचर में गाड़ियाँ महंगी होने वाली है, घर महंगे होने वाले, तो क्या करेगा, उसके पास अगर पैसा है तो अभी खर्च करके ले लेगा, ठीक है। होता है ना बहुत सारे कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने वाली है, तो अभी क्या है, अगर फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तब सोलर पैनल्स भी महंगे हो जाएंगे, तो अभी सोलर पैनल्स खरीद ले उसने, ऐसा भी। और इंटरेस्ट रेट्स जब हाई हैं तो वो सेव करेगा, जब इंटरेस्ट रेट्स लो हैं तो वो स्पेंड करने की तरफ जाएगा। तो ये इनकम के अलावा वाले फैक्टर्स जो उसको उसके ऊपर लेके आते हैं स्पेंडिंग पे कंज्यूमर को। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी समझ लो टेंडेंसी या चांस। एक होता ना कि क्या मतलब कि कंज्यूमर की आदत किस तरह की है कंज्यूम करने की, ठीक है। तो उसका लाइकलीहुड, उसका चांस या उसकी टेंडेंसी कंज्यूम करने की जो है ना वो बढ़ जाती है जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्चुअली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर टाइम गिरती है, नॉट बढ़ती है, मैंने उल्टा बोल दिया। इसको समझना जो मैं दिखा रहा हूं ग्राफ के अंदर, बात को समझाऊंगा। यहां पर इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहां पर कंजम्पशन उसकी हो रही है, ठीक है। आप ये चेक करो, एक हद तक इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन का फ्लो गिरना शुरू हो जाएगा इनकम की बनिस्बत। इनकम वही तेजी से बढ़ी जा रही है लेकिन उसी तेजी से कंज्यूम नहीं कर पा रहा है,
क्योंकि उसके पास वही 24 घंटे कंज्यूम करने के लिए। और इनकम इस तरह बढ़ गई उसकी कि उसने जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, अब वो एम्प्लॉयज फर्दर एम्प्लॉयज भी रख रहे हैं, वो उसके सबऑर्डिनेट साइड होते जा रहे हैं और बिजनेस मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और इतने लॉयल उसके एम्प्लॉयज हैं अगर कि जो खुद ही ऑटोमेट बिजनेस का बेस्ट काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए बेस्ट करना, और ऐसी इनकम जनरेट होती चली आ रही है। तो इनकम देख लो आ गई, इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी स्पीड से स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही है। एक पॉइंट पे आके कि भाई ठीक है मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड वो कर दिया, ये कर दिया चीज़ें, बस फिर ये फ्लैटर होती चली जाएंगी, है ना। कि एक इंसान कितना ही खर्च कर सकता है, एक हद के बाद फिर वो खर्च नहीं कर पाएगा इतना जितना वो कमा रहा है। तो कमाने की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है और स्पेंड करने की स्पीड कम होती चली जाती है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम कह रहे हैं वक्त के साथ गिरती है। पॉसिबल लाइक्लीहुड ऑफ कंजम्पशन, इसको मैं टेबल के जरिए दिखाऊं, अगर वही ग्राफ का ये टेबल है कि जब डिस्पोजेबल इनकम 1000 थी, शायद कंजम्पशन 1100 थी। 1000 कमाता था लेकिन 1100 की चीजें खरीदता था, 100 एक बोरो कर लेता होगा, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालनी तो कैसे निकलेगी? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन 1100 डिवाइड बाय इनकम, तो एवरेज निकला है 1.1 कि वॉट एवर ही अर्न्स उसका 1.1 स्पेंड कर रहा है, ये एक एवरेज निकल रहा है। जैसे इनकम में इजाफा हुआ तो एवरेज इंप्रूव हो गया, 1000 से इनकम 2000 हो गई अगर, तो अब वो 1100 की जगह 1600 कि भाई इनकम बढ़ गई और स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ी उस रेट से स्पेंडिंग नहीं बढ़ी। इनकम बढ़ी 100%, 1000 थी, 1000 से 2000 पे चली गई, जबकि आपकी कंजम्पशन या स्पेंडिंग बढ़ी 1100 से 500 पर चली गई, ऑलमोस्ट 50% बढ़ी, ठीक है। 50% से भी कम आपकी स्पेंडिंग में इजाफा हुआ। फिर इनकम 2000 से 3000 पे चली गई, तो ये 50% का इंक्रीज है। 2000 से 3000 की तरफ जा रही है, तो मतलब 50% का इंक्रीज। इनकम में 50% का इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसकी बनिस्बत स्पेंडिंग के अंदर जो है 1600 से 2000 पे जा रही है, 25% का इंक्रीज। सो देख रहे हो इनकम जो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना, मतलब उस रेशो, उन दोनों का आपस में रेशो निकाले तो गिरती चली जा रही है। इसी वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अगर फॉर्मूले पे रख के निकालें तो वक्त के साथ साथ गिरती हुई अमाउंट्स आ रही हैं, ठीक है ना। कि टेंडेंसी टू कंज्यूम या चांसेस टू कंज्यूम फॉल, क्यों गिर रहे हैं चांसेस? उसकी वजह यह है कि जिस रेट पे इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट पे स्पेंडिंग नहीं तेज जा रही। एक पॉइंट ऐसा है कि इनकम 5000 पे पहुंच गई लेकिन स्पेंडिंग से 2500 तक पहुंच पाई। 4000 से जब इनकम 5000 पे गई तो $1000 का इजाफा हुआ इनकम के अंदर, लेकिन वो स्पेंडिंग जब $4000 कमाता था $2300 स्पेंड करता था। जब $5000 कमाना शुरू हो गया तो वही सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है, बस थोड़ी बेहतर क्वालिटी की वजह से थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ गए, तो वो भी $200 ही ऊपर गए। तो जब 5000 कमा रहा है तो 2500 कंज्यूम कर पा रहा है उसमें से, बाकी 2500 क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, ठीक है ना। और जब ये सेव कर रहा है तो सेव कर रहा होगा कहीं ना कहीं पे, जहां पर भी सेव कर रहा है वहां से कोई और बोरो कर रहा होगा, ठीक है ना। जो भी बोरो कर रहा है तो वो इस तरह वाले लोग होंगे। जैसे ये भी एक दिन था ऐसा कि जब ये इसकी इनकम जो थी उससे ज्यादा स्पेंड कर रहा था, तो वो जो जिनकी इनकम कम है और स्पेंडिंग ज्यादा है, वो जो बोरो करते हैं वो उन्हीं लोगों के अमाउंट में से कहीं ना कहीं बोरो कर रहे हैं कि जिनकी इनकम ज्यादा थी, स्पेंडिंग कम थी। तो जो भी उनका सरप्लस था वो उनके डेफिसिट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तक बता दिया। मार्जिनल का जो मतलब मार्जिनल की ज्यादा वर्किंग आप जो है ना बेहतर वैसे तो ए लेवल्स के अंदर समझोगे, ठीक है ना। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि हर अगले स्टेप के इजाफे की वजह से हर एक इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से कितना चेंज आया, इंक्रीमेंटल चेंज को कहते हैं मार्जिनल, इंक्रीमेंटल चेंज। अब इंक्रीमेंटल चेंज देखो यहां पर अभी फॉर्मूला लगा है 1600 डिवाइड बाय 2000, तो ये तो एवरेज आउट कर रहा है कि टोटल 1600 की कंजम्पशन को डिवाइड कर दो टोटल 2000 की इनकम से। लेकिन अगर मार्जिनल निकालना होता तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 500, उसको डिवाइड करता चेंज इन इनकम से, चेंज इन इनकम कितना है? 1000, ठीक है ना। कि 1000 जब इंसान 1000 कमा रहा था तो 1100 स्पेंड कर रहा था, जब 1000 मजीद कमाए तो उस मजीद 1000 की वजह से मजीद कितने? मजीद 500 स्पेंड किए। जब 1000 मजीद कमाए उसके बाद तो फिर उससे 400 स्पेंड और किए,
जब और मजीद 1000 कमाए तो उससे फिर 300 और स्पेंड किए, जब मजीद और 1000 कमाए तो उससे फिर 200 स्पेंड किए मजीद। समझ रहे हो? तो ये इन दो के जो फर्क निकल रहे हैं ना, ये है मार्जिनल, ठीक है, जो कि यहां पर दिख रही है हमें। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर निकालनी है तो हर अगले स्टेप की होगी कि इंक्रीज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इनकम एवरी टाइम। तो हर इंक्रीमेंटल कंजम्पशन को डिवाइड करो इंक्रीमेंटल इनकम से, तो हमारा मार्जिनल निकलता है। क्लियर? इसको रफली फिर भी बता रहा हूं एक दफा, मार्जिनल की बहुत सूरतें आएंगी आपके पास, बस आपने इतना याद रखना है कि 2 स्टेप्स के अंदर जो फर्क है, जैसे 1000 की इनकम थी 2000 पे चली गई, तो इन दोनों स्टेप्स का जो फर्क है वो कितना है? 1000। ये इनकम है और ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन जब 1000 की इनकम थी तो 1100 की कंजम्पशन थी, जब 2000 की इनकम हुई तो 1600 की कंजम्पशन हो गई। ठीक है, तो हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर क्या निकाला था कि जब 1100 की कंजम्पशन को डिवाइड कर दिया 1000 से तो आया 1.1, टोटल 1600 को डिवाइड कर दिया 2000 से तो आया 0.8। ये टोटल्स में वर्किंग कर रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ना, वो इंक्रीमेंटल की वर्किंग देख रहा है कि जो फर्क पड़ रहा है ना पिछले 2 स्टेप्स के अंदर, उस फर्क को खाली वो कैटर कर रहा है। मतलब कि कंजम्पशन ऊपर रख रहा है, डिवाइड बाय इनकम कर रहा है, लेकिन कौन सी कंजम्पशन? मार्जिनल कंजम्पशन। 1100 से 1600 पे गई तो उसमें जो मार्जिनल मतलब जो फर्क आया है कंजम्पशन, वो कितना है? मार्जिनल कंजम्पशन रखनी है ना, वो कितना है? 500। और इनकम के अंदर जो मार्जिनल डिफरेंस है 1000 से 2000 पे गए तो कितना फर्क है मार्जिनल इनकम के अंदर? मार्जिनल इनकम कितनी हुई? 1000 से इंक्रीज हुई, तो 500 डिवाइड बाय 1000 कितना हुआ? 0.5। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 आ रही है, जबकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 आ रही है, क्योंकि मार्जिनल बता रहे जब 1100 से 1600 पे गए और जब 1000 से 2000 पे गए, यह है मार्जिनल की वर्किंग। जबकि एवरेज की वर्किंग है टोटल 2000 की इनकम है और टोटल कंजम्पशन 1600 की है। वो ये नहीं देख रहा पीछे हम कहां से चले आ रहे हैं। एक मिनट, अगर इसी की जगह मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह वो इसी फॉर्मूले को रखूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या थी? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। वो एवरेज आउट कर देता 1600 को डिवाइड करता 2000 से, तो वो 0.8 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये आपको मार्जिनल का सिर्फ यहां पर नहीं पता चलेगा, बहुत सारी चीजों में आप जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर आगे मार्जिनल के ऊपर वर्किंग करोगे कि भाई आप कह रहे हो कि 2 बंदे, एक बंदा जो है वो 10 यूनिट्स बना रहे हैं, 2 बंदे 30 यूनिट्स बना रहे हैं, तो एक बंदा अगर 10 यूनिट्स एक बंदा 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, 2 बंदे 30 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एवरेज की वर्किंग जो बोलेगी ना वो कहेगी एक बंदा कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है? टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल पर्संस, ऑन एवरेज 10। और 2 बंदे कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? टोटल यूनिट्स 30 डिवाइड बाय 2, तो कहोगे 15। मार्जिनल की वर्किंग पता है कैसे होती है? मार्जिनल की वर्किंग कहते हैं कि एक बंदा जो हमारा वो 10 मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो दूसरा बंदा ऐड करने से कितने यूनिट्स का इजाफा होगा? एक और बंदा ऐड करने से यूनिट्स कितने इजाफा होगा पता चला 20। मार्जिनल की वर्किंग उसको चेंज को देखती है, सही है। जबकि एवरेज वर्किंग कह रही है कि 2 बंदे ऑन एवरेज 15-15 बना रहे हैं यूनिट्स। मार्जिनल बता रहे नहीं, एक बंदा 10 बना रहा था, जब दूसरा ऐड हुआ तो 20 यूनिट्स और बने, सही। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि सारा क्रेडिट दूसरे को चला गया, देखो एक बंदा है तो देखो तुम अकेले 10 बना देते, अब ये आए तो 20 और बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो दोनों में ही वर्क फ्लो डिवाइड हुआ है, लेकिन वो सिर्फ क्यों 20 और बन पा रहे हैं हम? ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से। वरना तो एक 10 बना रहा था, दूसरा आता तो 10 और बनते, 20 ही बनते। सेम बंदे भी ना सेम स्किल लेवल के, तब भी जब 2 कनेक्ट होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि इधर से उधर बार बार नहीं जाना पड़ा, ये अपना काम करके आगे बढ़ा रहा है, वो खड़े खड़े अपना काम कर रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सही। तो मार्जिनल की वर्किंग आपके पास सामने आती रहेगी। फिर दोहरा रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर अब इसका काम नहीं है, मार्जिनल की वर्किंग को भूल जाओ। यहाँ पर बनाई हुई है मैंने मार्जिनल की, लेकिन मार्जिनल की वर्किंग को भले तुम भूल जाओ, सिर्फ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तक समझो तुम लोग, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर द टाइम गिर रही है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 1.1 से स्टार्ट हुई थी
और गिरती चली गई। क्यों? क्योंकि जो टोटल स्पेंडिंग है, टोटल इनकम जो है वो जिस रेट से बढ़ रही थी ना, टोटल स्पेंडिंग भी बढ़ रही थी लेकिन उस रेट से नहीं, तो वरना उसी रेट से बढ़ती तो यूं कर्व बनता ना। टोटल स्पेंडिंग भी उसी रेट से बढ़ती, जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ी उसी रेट से अगर कंजम्पशन भी बढ़ती तो हमारा कर्व बीच में यूं स्ट्रेट जाता, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। कंजम्पशन जो है वो इनकम को मीट नहीं कर पा रही और यूं जा रहा है, क्योंकि एक हद तक कंज्यूम कर पा रहे हो, इनकम तो बढ़ती चली आ रही है, इतना कंज्यूम थोड़ी करोगे। एक इंसान की या एक हाउस होल्ड की, एक फैमिली की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। एक पॉइंट आएगा इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि लग्जरीज भी अफोर्ड कर करके कितनी कर लें, सही ना। तो इनकम की स्पीड तेजी होगी, और जब ऐसा होता है तो इसी वजह से कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब स्टार्ट हुआ था ना ये बंदा, तो यहां पर खड़ा था 1.1, तो अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिर गई 0.8 पे चली गई। तो आप ये कहोगे ये कैसे हो सकता है, इंसान जिसकी इनकम बढ़ गई उसकी कंजम्पशन कम तो नहीं हो सकती? ना 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 ना, इनकम के बनिस्बत कंजम्पशन कम हुई है। इनकम जिस स्पीड से बढ़ी है उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ी, सही। तो इसका मतलब ये कि इनकम अगर बढ़ रही है 2 टाइम्स जबकि कंजम्पशन ओनली 1 टाइम बढ़ रही है, फिर इनकम फिर बढ़ रही है 2 टाइम्स और कंजम्पशन सिर्फ 0.5 टाइम्स बढ़ रही है, तो ये हर स्टेप में इन ओवरऑल टर्म्स देखा जाए तो आपकी जो है ना वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टेंडेंसी टू कंज्यूम गिरती जा रही है इन रिलेशन टू द इंक्रीज इन इनकम। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम देखो कि 1.1 से कंजम्पशन गिर के 0.8 पे आ गई। मतलब क्या कि इंसान अगर पहले $1.1 कंज्यूम करता था अब $0.8 कंज्यूम कर रहा है? नहीं बेटा, ये डॉलर्स नहीं है, दिस इज नॉट डॉलर्स, ये एक रेट है, ये डॉलर नहीं है। डॉलर्स में तो यहां है कि इंसान की जब 1000 इनकम थी तो वो 1100 कंज्यूम कर रहा था, जब 2000 इनकम हुई तो वो 1600 कंज्यूम कर रहा है, तो कंजम्पशन तो बढ़ रही है इन डॉलर्स भी, लेकिन जिस रेट से 1000 से 2000 पे गए वो रेट ज्यादा है बनिस्बत इसके कि जो कंजम्पशन आपकी पहले 1100 से 1600 तक जो गई है। समझ में आ रहे हो? ये रेट डिफरेंस जो समझ पाएगा तो वही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ पाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अगर कोई बंदा जनरली देखे, कहेगा कि इनकम बढ़ रही है तो मेरी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन जो बंदा कर्व को समझ पा रहा है वो कहेगा बढ़ तो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और इस चीज को अगर आप डिवाइड करके इन दोनों चीजों को आपस में डिवाइड करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ आपका डिमिनिशिंग बनेगा। मतलब 1600 को डिवाइड किया 1000 से, 1100 को डिवाइड किया 1000 से, 1600 को डिवाइड किया 2000 से, ठीक है ना, 2000 को डिवाइड किया 3000 से, 2500 को डिवाइड किया 5000 से। तो इसी वजह से ये आखिरी पॉइंट 2500 को डिवाइड किया जब 5000 से ना, तो 5000 की इनकम के ऊपर आप जो है आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, सही है। सो ये दो अलग अलग ग्राफ्स हैं एक ही बात को करने के लिए, दो अलग अलग एंगल से। और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाली बात जो है ना, वो ये वाला ग्राफ, ये वाला दूसरा कर्व जो है उसको भले आप इग्नोर भी कर दो ना। उसकी इंटरप्रिटेशन ये होती कि जब 1000 का इजाफा हुआ इनकम में, जब 1000 का इजाफा हुआ इनकम में तो 0.5 प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, फिर 1000 और इजाफा हुआ तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.4 पे चली गई, फिर और 1000 का इजाफा हुआ तो उस एक और 1000 के इजाफे के ऊपर जो कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज था ना वो इतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से 0.3 के ऊपर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गई, फिर 0.2 पे चली गई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये पिछले टेबल के ऊपर, ये मार्जिनल की वर्किंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कभी ए लेवल्स तक चले आते हो और दोबारा देखने का मौका मिलता है इन नोट्स को, तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये खाली इसलिए डाल दी गई है कि कभी ए लेवल्स में भी ये नोट्स काम आ रहे हो, तब ये बात समझ जाओगे।